नमस्कार श्रोताओं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आज हमने एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है। हमारी सीरीज काफी चल रही थी, उसमें बहुत सारे सवाल आए थे और वो सवालों को सबको हमने इकट्ठा किया था। ये सवाल व्हाट्सएप मैसेज में और ईमेल में आए हुए थे, उन सबको हमने इकट्ठा करके हम लोग एक जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, जो एचओडी हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के हेड हैं, एंड देन ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट इन द हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, और मैं डॉक्टर रंगाराव। हम तीनों मिलकर के हमने सवाल इकट्ठे किए हैं, उन सबको हम लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो आप सबको वंस अगेन पारस हॉस्पिटल की तरफ से, पारस कैंसर सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत है। और हमने कुछ लाइव सेशन किए थे, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स, जीआई कैंसर, स्टमक कैंसर, ऐसे करके, और ब्लड कैंसर्स, यूरोलॉजिकल कैंसर्स अभी भी चल रहा है सीरीज। और उसके बाद में आगे भी हम लोग आएंगे, थोरेसिक यानी कि लंग और इसेविजल कैंसर, और बाकी मिसलिनियस आएंगे, उसके बाद में गायनेकोलॉजिकल, और इसके बाद में और भी सवाल जवाब आएंगे। और हमने ये ईमेल दिया था queries.parascancercenter@gmail.com, और दूसरा टेलीफोन नंबर भी दिया था जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये सब से हमें बहुत सारे सवाल मिले हैं और इन सबका जवाब आज हम लोग ढूंढेंगे। अगर आपने पुराने सेशंस कोई मिस किए हैं, आप जरूर हमारे पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में देखिएगा। और तो आपके जो भी अभी मैं स्टॉप शेयर करके आपको मैं पूरे सवाल अभी पूछते रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आए हैं अभी, मैंने क्वेश्चन तरह रिऑर्गेनाइज किया है कोविड के टाइम में, जो क्योंकि कोविड भी चल रहा है और कैंसर भी हो रहा है, तो लोगों को बहुत डर है हॉस्पिटल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और ये कोविड के टाइम में ऑपरेशन कराना, रेडिएशन कराना, कीमोथेरेपी कराना सेफ है या नहीं है, और उसके बाद में अगर कराते भी हैं तो क्या सावधानी लेंगे। तो डॉक्टर पीयूष से हम लोग शुरू करेंगे, कितना सेफ है इस समय सर्जरी होने में और उन्हें क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेना चाहिए। नमस्कार श्रोताओं। इस समय सबसे बड़ा जो डर है लोगों को कि कोविड के टाइम पे अगर कैंसर, मान लीजिए किसी पेशेंट को सस्पिशन है या डायग्नोस हो चुका, तो उसे इलाज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। इसी सवाल को लेकर के कुछ ट्रायल्स हुए हैं वर्ल्ड में। तो सबसे पहले ट्रायल्स हुए थे, वो बहुत छोटे ट्रायल्स थे, बहुत कम मरीजों को लेकर ट्रायल्स हुए थे, जिनकी वजह से लोगों में एक फियर फैल गया कि कैंसर जिन पेशेंट्स में है उनमें कोविड अगर हो जाता है तो मोर्टेलिटी ज्यादा है। पर बाद में जो बड़ी ट्रायल्स हुई हैं, अब जो यूरोप में जो ट्रायल्स हुई हैं, उनमें ये रिजल्ट आया है कि कैंसर पेशेंट्स में कोविड अगर हो भी जाता है तो आम जनता के जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, तो मोर्टेलिटी कोई ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको कैंसर है और आप ट्रीटमेंट डिले करते हो या ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो मोर्टेलिटी 100% है, यानी मौत होने की संभावना उस बीमारी की वजह से 100% है। कोविड से मुश्किल से 1% है। प्लस जिस इन्वायरमेंट में आप जाओगे, जैसे आप अगर पारस हॉस्पिटल में आते हो तो सेपरेट विंग्स हैं, सब कुछ सेपरेट है, सारे जितने प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी को भी गलती से भी ये बीमारी जो लेके नहीं आ रहा है उसे ना पकड़े। प्लस रही बात ऑपरेशन होने के बाद, तो आपको स्टैंडर्ड जो एसओपीज हैं वही फॉलो करने हैं। आप अपने किसी भी ऐसे अटेंडेंट को नहीं बुलाएंगे, ना अपने घर में लोगों से मिलने के लिए बुलाना है, क्योंकि अक्सर ऑपरेशन होता है आपके घर में लोगों का तांता लग जाता है, वो अवॉइड करना है। आपको सैनिटाइजर यूज करना है, अपना एक कमरे में रहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उस कमरे में पूरी हो। आप अपने मास्क जो है वो किसी हालत में नहीं उतारें, कोशिश करें कि किसी से मिले नहीं, ज्यादा लोगों को बुलाए नहीं अपने पास। जो भी स्टैंडर्ड एसओपीज हैं, घर से बाहर ना जाएं जब तक आपका इलाज चल रहा है। तो जो स्टैंडर्ड एसओपीज है अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके कोविड होने की संभावना करीब करीब नील ही है। थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से बताया डॉक्टर पीयूष। एक तो कोविड के टाइम में सर्जरी कराना सेफ है, और उसके बाद में नॉर्मल सावधानी और प्लस होम आइसोलेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और कोविड के टाइम में सर्जरी नहीं कराएंगे, आपकी जो यानी कि बीमारी बढ़ती जाएगी और आपका जो लाभ मिलना है ट्रीटमेंट से वो नहीं मिलेगा। कई लोगों को डॉक्टर आदित्य रेडिएशन के टाइम में बहुत डर लगता है कि उसमें पता नहीं कोई कोविड पेशेंट आया होगा, तो उसके इक्विपमेंट के कैसे देखभाल करते हैं और सेफ है या नहीं है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे प्लीज। यस सर। सो एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो ये एप्रीहेंशन सभी के मन में थी कि किस तरह से रेडिएशन का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि
रेडिएशन ट्रीटमेंट के साथ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आना पड़ता है। ट्रीटमेंट या तो 1 हफ्ते का होगा, 2 हफ्ते का, 5 हफ्ते का या 6 हफ्ते का, तो डेली की हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि वो रिस्क पेशेंट भी ले रहा है और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो भी ले रहा है, और अगर वो पेशेंट घर वापस जा रहा है तो फैमिली को भी रिस्क है। सो इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो पहले रेडिएशन शुरू करने से पहले आपका कोविड टेस्ट होता है, तो जैसा पेशेंट का होगा ऐसी बाकी सभी पेशेंट्स का भी होगा। तो ये जान के किसी भी पेशेंट को रेडिएशन मशीन पे लिया जाता है कि वो कोविड के लिए नेगेटिव है। उसके अलावा जो वहां पे स्टाफ है वो ग्लव्स पहने होता है, मास्क, ग्लव्स, हेड कैप, और वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हैंड सैनिटाइज कर रहे होते हैं। अगर कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक उन्हें लगता है या फीवर है तो उस पेशेंट को लास्ट में लिया जाता है और उसके बाद मशीन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। जो प्रिकॉशंस रेडिएशन के दौरान पेशेंट को लेने हैं, दे आर द यूजुअल प्रिकॉशंस, जैसे कि आप घर से बाहर बिना किसी वजह नहीं जाना है, हॉस्पिटल की विजिट को आपको लिमिटेड रखना है, भीड़ वाली जगह में नहीं बैठना है, मास्क का यूज करना है, हैंड्स को सैनिटाइज करना है, घर वापस जाके जो आपकी हॉस्पिटल की चीजें थी उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही बाकी चीजों में मिक्स करना है, और अपने आप को घर पे भी कम से कम लोगों से मिलना है। सो टेकिंग ऑल दोज प्रिकॉशंस वी हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट्स। हमारे कितने सारे पेशेंट्स ने कोविड के टाइम में रेडिएशन कंप्लीट किया है सक्सेसफुली एंड दे हैव गॉट ओवर विद देयर डिजीज। थैंक यू डॉक्टर आदित्य, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया है। और कीमोथेरेपी के बारे में मैं बता दूं कि कीमोथेरेपी पहले सोचते थे कि नहीं लगाना चाहिए या कम डोज लगाना चाहिए या ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी कीमोथेरेपी कोविड के टाइम में सेफ है करके काफी जगह एस्टैब्लिश हो गया है। मतलब बहुत सारी यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटीज ने अपनी गाइडलाइंस में ये कहा है कि कीमोथेरेपी काफी सेफ है, एंड देन उनको नॉर्मल कीमोथेरेपी दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे, यानी कि जैसे अभी डॉक्टर पीयूष एंड डॉक्टर आदित्य ने बताया है, पूरा हर तरह के प्रिकॉशंस कोविड के लिए, साथ साथ जो नॉर्मल इन्फेक्शन ना हो, साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए, थोड़ा आइसोलेशन चाहिए, हाथ अच्छे से साफ कर लें, खाना पीना सब चीज अच्छा सा सफाई करेंगे, और उसके बाद में जो आपको देखभाल करते हैं वो भी अपनी सफाई रखेंगे, मेरे ख्याल से इन्फेक्शन दूर ही रहेंगे। तो ये सब सेफ है। और इसके हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है, डॉक्टर पीयूष ने, डॉक्टर आदित्य ने बहुत सारे पेशेंट्स की ऑपरेशन की है, रेडिएशन की है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स का अभी भी कीमोथेरेपी चल रहा है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बहुत लोगों ने इस टाइम में अपनी पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करा ली, ऑपरेशन करके, रेडिएशन लेके, कीमोथेरेपी लेके, सब कुछ करके, और अपने बिल्कुल फॉलोअप में चले गए। तो यानी कि जो भी पेशेंट्स है, नए पेशेंट्स एंड पुराने पेशेंट, किसी भी तरह का कोविड में जरूरत नहीं है डरने की। सब ये कह रहे हैं कि कोविड में आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी हम लोग बाकी सवालों पे आते हैं। कुछ हैं जो मैंने पूरा जो क्वेश्चंस हैं मैंने उनको ग्रुप किया है। कुछ मिथ्स है, यानी कि गलत फहमियां हैं, सबको मैंने एक जगह इन्फेक्शन किया है, तो एक एक करके चले जाएंगे। क्या बायोप्सी जो करते हैं, पेशेंट्स की बायोप्सी करते हैं, अभी भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आके बोलते हैं इससे बायोप्सी से कैंसर फैल जाएगा। सो डॉक्टर पीयूष, आप बताएं बायोप्सी कितना जरूरी है, क्या उससे बीमारी फैलती है, कैंसर की बीमारी? बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि आप एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप उसको जांच के लिए भेजते हो, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये डिजीज है क्या। कई बार ये होता है कि कोई बीमारी पड़ी हुई है, देखने में वो कैंसर जैसी लग रही है, और आप टुकड़ा लेते हो, पता चलता है कोई और बीमारी निकली। पहली चीज तो इलाज में अंतर आ जाता है। दूसरा, बायोप्सी करवाने के बाद अगर आप उसके बाद ट्रीटमेंट डिले करते हो तो बीमारी फैलती है, वरना एक कोई छोटा टुकड़ा लेने से आपकी गांठ में से उसकी वजह से बीमारी किसी हालत में नहीं फैल सकती। अक्सर ये होता है कि मरीज बायोप्सी करवाता है, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट को बहुत लंबे समय तक डिले करता है, उस चक्कर में ही बीमारी फैलती है, और वो सारा जो इल्जाम आ जाता है वो बायोप्सी के प्रोसीजर पे आ जाता है। बिल्कुल। सो डॉक्टर आदित्य, कई बार आपको रेडिएशन देना पड़ता है जब बीमारी फैली हुई है या अलग से, क्या आपके लिए बायोप्सी जरूरी है पेशेंट के लिए, या उसके बगैर भी आप कर सकते हैं रेडिएशन? सर, किसी भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए चाहे हमें रेडिएशन करना है, चाहे हमें कीमोथेरेपी करनी है, और काफी हद तक सर्जरी के लिए भी, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि सर्जरी कितनी एक्सटेंसिव होगी, कितनी
ज्यादा लिम्फ नोड्स निकालने हैं या ऑर्गन्स निकालने की जरूरत है, तो हमें बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया जा सकता। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक बायोप्सी तो इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, ऑपरेशन कराएं या रेडिएशन कराएं या है, वो एक तरह से दुश्मन है उस पेशेंट का। उस दुश्मन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें चाहिए कि उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, किस प्रकार का ट्यूमर है, और उसी से हमें काफी हद तक जानकारी भी मिल जाती है कि क्या दवाइयां देनी है। कभी कभी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब का फैसला इसमें होता है। तो बायोप्सी सेफ है और बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता है। दूसरा है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि घर में किसी को कैंसर है और वो बुजुर्ग, मतलब उनको बुजुर्ग को कैंसर है, तो बहू को या बेटी को या बेटे को एक शक पड़ जाता है, क्या वो उनके साथ में रह सकते हैं, उनके बच्चे उनके साथ में रह सकते हैं, क्या ये कैंसर उन्हें फैल जाएगा? जिसके बारे में डॉक्टर अदिति बताएं प्लीज। कैंसर सर बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, मतलब छूत की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथ रहने से फैल जाएगा, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, साथ सोने से नहीं फैलता है, साथ में बैठने से नहीं फैलता है। इसका मतलब आप जैसे पहले रह रहे थे बिल्कुल ऐसे ही रह सकते हो। कैंसर होने के कारण अलग होते हैं, कुछ हमारे इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं और कुछ जो चेंजेस हमारे शरीर के अंदर चल रहे हैं, हमारे खान पान की वजह से या जो चीजें ले रहे हैं उसकी वजह से होता है। साथ में रहने से बिल्कुल नहीं होता। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साथ रहने से नहीं होता, ऐसी कैंसर भी बिल्कुल नहीं होता। और एक दूसरे से फैलता नहीं है। तो आपके पास में कोई कैंसर के पेशेंट है, बिल्कुल आप उनके अपने पास में रहिए, उनके साथ में खाइए पिए, उनके साथ में रह सकते हैं, सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा एक और मिथ है कि डॉक्टर पीयूष आप भी बताएं इसके बारे में, कि कैंसर एक बार हो गया वो कभी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, कैंसर कभी ठीक हुआ है सर क्या? यही बोलते रहते हैं। तो डॉक्टर पीयूष आपके विचार में क्या कैंसर ठीक होने लग गया है? कितने लोग ठीक होते हैं, थोड़ा बताएं प्लीज। कैंसर अक्सर जो है, कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि कैंसर के मरीज ठीक नहीं हो सकते, जबकि अगर आप कैंसर को एक बीमारी की तरह देखो तो कैंसर बाकी बीमारियों की तरह ही बिहेव करता है। अगर आप अर्ली स्टेज में आते, क्योंकि सर्वाइवल करीब करीब 100% है, यानी कि आप ठीक भी हो जाते हो और उसके वापस आने की संभावना भी बहुत कम होती है। हाँ, जब आप एडवांस डिजीज में आते हो और किसी भी और बीमारी की तरह, चाहे आप डायबिटीज लो, चाहे आप हाइपरटेंशन लो, किसी भी और बीमारी की तरह अगर आप एक स्थिति से आगे निकली हुई बीमारी के साथ आते हो, उस समय उस बीमारी को ठीक करना संभव नहीं होता, उस बीमारी को रोकथाम करने की कोशिश होती है। सो सारी चीज इस पे डिपेंड करती है कि आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचे कब, किस स्टेज में पहुंचे। समय रहते पहुंच गए, अर्ली स्टेज में पहुंच गए तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप लेट पहुंचे तो तब एक कोशिश होती है ठीक करने की या उसकी रोकथाम करने की। सो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लीजिए और समय पे अस्पताल पहुंचिए। डॉक्टर आदित्य इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? कैंसर जो है, एज डॉक्टर पीयूष सेड, इट विल डिपेंड ऑन द स्टेज कि किस स्टेज में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अगर अर्ली स्टेज है तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, जबकि अगर हम साथ ही साथ इन बीमारियों को देखें, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये कभी भी ठीक नहीं होते। एक बार अगर हो जाते हैं तो कैंसर अर्ली ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में है, इनफैक्ट आज की डेट में स्टेज 4 कैंसर में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डिजीज बर्डन कम होता है, मतलब स्टेज 4 है, वो फैल गया है, पर वो कम जगह फैला है, 1, 2 या 3 ही जगह पे है, हम उनको भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हम उनको ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं, यानी कि बीमारी का बर्डन बहुत कम है। सो स्टेज 4 में भी अब हम ये नहीं कह सकते कि स्टेज 4 इनक्योरेबल है, स्टेज 4 को भी क्योर कर सकते हैं। राइट, आपने जो सवाल है ना अभी जो आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने ऑलरेडी एक सवाल का जवाब दे दिया है। एक सवाल मेरे पास भी था कि स्टेज 4 कैंसर कई पेशेंट्स पूछते रहते हैं कि ये पेशेंट कितना स्टेज, जैसे एक लिवर में मेटास्टेसिस है, कोलन कैंसर, अगर कोलन कैंसर हुआ और एक जगह लिवर में मेटास्टेसिस है, वो सोचते स्टेज 4, अब इनकी कितनी जिंदगी है सर? अगर वही चीज सवाल डॉक्टर पीयूष से बोले, अगर एक मेटास्टेसिस लिवर में और कोलन का मेटास्टेसिस, आप क्या कहेंगे डॉक्टर पीयूष? सर इट इज इजीली ऑपरेबल, आराम से निकल जाता है और क्योर होने की संभावना भी इस पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है। राइट, ठीक है।
ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, हर बीमारी का स्टेज 4 एक जैसा नहीं होता है और हर स्टेज 4 एक जैसा नहीं होता है। स्टेज 4 कहने के लिए अगर मान लीजिए हड्डी, एक छोटा सा हड्डी में आ गया, उसको भी हम स्टेज 4 कहते हैं। अगर 10 हड्डी में आ गया, लिवर में आ गया, ब्रेन में आ गया, वो भी स्टेज 4 है। और दोनों में इतना अंतर है कि जमीन आसमान का या जिंदगी और मौत का सवाल है। तो हम लोग हर स्टेज 4 को ये नहीं समझे कि इनकी एंड स्टेज आ गई है, और हर तरह के स्टेज 4 को अलग अलग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर आदित्य ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक ऐसी नई वाली कॉन्सेप्ट आई है जहां पर स्टेज 4 होते हुए 1 या 2 या 4 या 5 तक, 5 जगह पे भी फैला हुआ है, एक अंग में या ज्यादा से ज्यादा 2 अंग में अगर फैला हुआ है, उनको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योर करने की संभावना उनमें काफी बढ़ जाती है, और वो मेडिकल, रेडिएशन, सर्जिकल एंड ये सब मिला करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर पीयूष, एक और सवाल है जो आप दोनों शायद इसका जवाब देंगे। क्या हम लोग हर चीज में रेडिएशन ये देते हैं? एक चीज आप ऑपरेशन करके पूरा ठीक कर दीजिए, या रेडिएशन करके कीमोथेरेपी क्यों लगाना है, ये क्यों लगाना है, और आप सब इधर से उधर घुमाते हैं, क्या पेशेंट परेशान नहीं होता है? ये बड़ा सवाल है। आप थोड़ा मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट इसके बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। तो बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर आप बाकी बीमारियों से कंपेयर करेंगे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है। यानी कि 3 ब्रांचेस बेसिकली इसमें एक्ट करती हैं। एक है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो कि ऑपरेशन करते हैं, एक है मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कि कीमोथेरेपी लगाते हैं, और एक है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो कि सेक के किरणों के सेक के द्वारा जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कैंसर, अलग अलग जो अंग के कैंसर है उन सबके लिए प्रोटोकॉल अलग अलग बने हैं। जैसे कि अगर आप हेड नेक में लेंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो ऑफर होता है मेनली हेड नेक कैंसर में, वो सर्जरी और रेडिएशन ऑफर होता है। अगर हम ब्रेस्ट में जाते हैं तो मेजर जो वो है ट्रीटमेंट वो है वो दैट इज फॉर टुवर्ड्स सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड पार्ट रेडिएशन। सो किसी में जैसे ईसोफेगस, ये खाने की नली या लैट्रिन के रास्ते का आप अगर कैंसर को देखते हैं तो उसमें रेडिएशन प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, साथ में सर्जरी असिस्ट करती है। सो वेरियस कॉम्बिनेशन है, वो सारे कॉम्बिनेशन सब डिपेंड करते हैं कि कैंसर किस ऑर्गन का है, कहाँ पर है। कई बार उसी ऑर्गन में जहाँ रेडिएशन की जरूरत है, कोई अर्ली स्टेज की डिजीज है, उसके साथ कोई अगर कोई पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अटैच नहीं है तो कई बार एक सिंगल मोडालिटी भी काम करती है, कई बार मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार सिंपल सर्जरी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है, कई बार तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये सब डिपेंड करता है कि बीमारी किस ऑर्गन की है, किस स्टेज में है। वो सारा कुछ पूरा ट्यूमर बोर्ड, जैसे हमारे पारस में हमारा ट्यूमर बोर्ड है, हम सब बैठते हैं, हम सब बैठ के सारी ब्रांचेस के लोग डिस्कस करते हैं हर ट्यूमर को, और उसके हिसाब से जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं, और वो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है जो कि गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस बोलती है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया है। और डॉक्टर आदित्य, एक और इस पे ऐड करें आप, जो उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता चुके हैं डॉक्टर पीयूष ने, कि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब आपके पास भी कौन डिसाइड करता है, किस तरह से आप बोलते हैं कि इनको ये चाहिए वो चाहिए? आप क्या अपने आप पारस में बनाते हैं या कहीं से फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं आप? तो इसमें जो डॉक्टर पीयूष ने बताया कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन का डिजीज है, किस स्टेज में है, और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस बीमारी का वापस आने का रिस्क कहाँ पर है। अगर तो वो बीमारी का वापस आने का रिस्क वही है जिसको हम लोको रीजनल कहते हैं, तो हम सर्जरी और रेडिएशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो कहीं दूर है शरीर में, लंग्स में, लिवर में, बोन में, तो फिर हम साथ में कीमोथेरेपी या टैबलेट्स या हार्मोन थेरेपी का यूज करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको क्या ट्रीटमेंट देना है? तो सालों की रिसर्च है, हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनसे हमने सीखा है कि किस बीमारी का, किस स्टेज का, किस तरह के पेशेंट्स का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे बेस्ट आउटकम मिलता है। उसके बेसिस पे वेरियस गाइडलाइंस बनी हुई हैं। अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, इंडियन गाइडलाइंस भी हैं बहुत सारे ट्यूमर्स की। तो हम हमेशा उन गाइडलाइंस को रेफर करके कि किसी एक पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। और कई बारी ऐसा भी होता है कि सपोज वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं और वो कैंसर इंडिया में ज्यादा कॉमन है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर।
तो हम इंडियन गाइडलाइंस को रेफर करते हैं और अपने पेशेंट की करंट सिचुएशन और सिनेरियो कि पेशेंट को क्या सूट करेगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। गाइडलाइंस के बावजूद हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है कि इस पेशेंट को रेडिएशन और कीमो दोनों मिलनी चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट की हालत ही नहीं है कीमोथेरेपी लेने की, या साथ में कोई और बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट कीमो वो उस तरह की कीमो नहीं टॉलरेट कर सकता, तो हम उन गाइडलाइंस को मॉडिफाई भी करते हैं। और जैसा डॉक्टर पीयूष ने कहा कि एक ट्यूमर बोर्ड होता है, तो सारी स्पेशलिटीज साथ में बैठती हैं और ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ उस डिजीज के लिए नहीं, उस पेशेंट के लिए बेस्ट क्या होगा। राइट, थैंक यू। आई थिंक आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया है। और कई बार हमने ये भी देखा है, कई पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमने मतलब कई दो ओपिनियन निकल जाती है एक ही पेशेंट का कई बार जैसे सर्जन से बात करो वो बोलते हैं पहले ऑपरेशन कर सकते हैं, कभी रेडिएशन वाले बोलेंगे पहले रेडिएशन कीजिए, और कीमोथेरेपी वाले बोलेंगे कीमोथेरेपी करना है। तो पेशेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हर एक बीमारी के लिए एक ही ऑप्शन होता है कि कभी कभी कई ऑप्शंस होते हैं? वो भी होता है डॉक्टर आदित्य? ऐसा हो सकता है कि एक बीमारी के लिए 2 या 3 ऑप्शंस हों, क्योंकि बहुत बार जो गाइडलाइन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज को डिस्क्राइब करती है, लेकिन हर बार हमारा जो पेशेंट क्लिनिक में आएगा वो उस गाइडलाइन में फिट नहीं होगा। तो वी हैव टू यूज आवर ओन एक्सपीरियंस। हमने इतने सालों में जो पढ़ा है, क्लिनिक में ट्रीट करके देखा है, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज यूज करके हम ये सोचते हैं कि अच्छा, इस पेशेंट के लिए ये ऑप्शन भी हो सकता है और दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। फिर उस केस में ये बैलेंस आउट करते हैं कि किसका बेनिफिट ज्यादा है और किससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे। तो हम वो ट्रीटमेंट चूज करने की कोशिश करते हैं जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो और साइड इफेक्ट्स कम हो। दैट इज वाई समटाइम्स देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि सर्जन ने बोला कि पहले सर्जरी करनी चाहिए, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं पहले कीमो देना चाहिए। इवेंचुअली सभी का इंटेंट ट्यूमर को कंप्लीटली क्योर करना है विद मिनिमल टॉक्सिसिटी। ठीक है। तो एक आपने बहुत अच्छी तरह से बताया दोनों ने मिलकर के। तो एक बीमारी के कभी कभी दो दो तरीके होते हैं ठीक करने के, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। और जो भी टीम चुनते हैं, नंबर 1 आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट जो हम लोग पारस में हमेशा करते रहते हैं, और जो टीमो बोर्ड करते रहते हैं, आजकल वर्चुअल टीमो बोर्ड्स कर रहे हैं हम लोग जूम पे, तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके उस पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा पेशेंट के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम लोग चुनते हैं और उनको रेकमेंड करते हैं। और कई बार ये भी देखा है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं सर मैंने ये पढ़ा, आपने कुछ ट्रीटमेंट रेकमेंड किया है? बोलते हैं सर हमने गूगल में पढ़ा है, हमने वहां पढ़ा है, हमारा दोस्त है यूएसए में, मतलब इसकी बड़ी जोकिंगली बोलते रहते हैं कि सिस्टर फ्रॉम व्हाट इज कैलिफोर्निया, या आंटी फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऐसे करके बोलते हैं। डॉक्टर पीयूष, आपका क्या ख्याल है? वो आपने इतने साल पढ़ाई किया है, इतने साल इतनी एक्सपीरियंस है आपकी, क्या एक दिन में पेशेंट सीख जाते हैं अच्छे तरह से ऑपरेशन के बारे में या दवाइयों के बारे में? सर इस चीज के 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जो आम जनता है या जो एक आदमी जिसको कैंसर के बारे में बहुत बेसिक थोड़ा सा आइडिया है, जिसने इस चीज की स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए सारे कैंसर एक जैसे हैं। सो अगर किसी के घर में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, सो उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट हुआ है वही ट्रीटमेंट वो अपने पड़ोसी को सब चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दे देते हैं वो। जबकि जो सच्चाई है वो बिल्कुल इस चीज की बिल्कुल अलग है कि हर कैंसर का टेलर्ड ट्रीटमेंट है, कि अगर वो हेड नेक का है, इवन हेड नेक में डिफरेंट सबसाइट के ट्रीटमेंट अलग अलग है। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में भी डिफरेंट कैंसर्स हैं, डिफरेंट कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन एक आम इंसान को इस चीज का आइडिया नहीं है, उसके लिए कैंसर कैंसर है, तो उसके लिए जो ब्लड कैंसर है वही ब्रेस्ट कैंसर है, वही जो है हेड नेक का कैंसर है। दूसरा, गूगल पे मिलियंस ऑफ पेजेस है। एक जिस आदमी को कैंसर का आइडिया है वही राइट पेज पे पहुंच करके राइट इंफॉर्मेशन क्लिक कर सकता है। कोई भी दूसरा जो पढ़ रहा है वो डरेगा ज्यादा, उससे सही जानकारी का पता नहीं कितनी मिलेगी, पर वो डरेगा ज्यादा। दूसरा, इसकी जो ट्रेनिंग है, आप अगर एमसीएच या डीएम की ट्रेनिंग देखो तो 3 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें सिर्फ एक ही बीमारी पढ़ाई जाती है, वो है कैंसर। जो चीज 3 साल में भी जो है पूरी समझ में नहीं आती है, जिसको समझने में 3 साल और उसके बाद पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस लग जाता है, वो चीज गूगल पे एक पेज खोल करके समझ पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि वो जानकारी बड़ी कंसाइज फॉर्म में उन्होंने दी है, उसमें कोई इलेबोरेशन नहीं है, उन्होंने सारी स्टेज क्लब कर दी है, या कई बार तो पूरा कैंसर क्लब कर दिया होता है। मरीज सोचता है कि बस जो ये लिखा हुआ है यही सच्चाई है, जबकि उसके इतने सब डिविजन्स हैं। उन सब डिविजन्स को एक एक छोटे छोटे पहलू को समझना और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिराइव करना, ये चीज सिर्फ जो ट्रेंड इंसान है वो ट्रेंड इंसान ही कर सकता है। सो ठीक है, जानकारी है गूगल पे, पर उसके हिसाब से सिर्फ आपको एक आइडिया पड़ सकता है, इलाज उसके हिसाब से नहीं हो सकता और संभव भी नहीं है। राइट, ठीक है। डॉक्टर आदित्य, आपने कुछ ऐड करना है इसमें? सर इट विल बी समथिंग लाइक हाफ नॉलेज इज डेंजरस। एक्चुअली वो आपके लिए डेंजरस ज्यादा है, वो फायदा कुछ नहीं करेगी। अगर आज आप पैरासिटामोल का गूगल करने लगे तो उसमें इतने साइड इफेक्ट्स लिखे हैं, आप कभी पैरासिटामोल खाएंगे ही नहीं, जबकि ये एक ऐसी टैबलेट है जो हम सभी ने ले रखी होती है। सो लाइकवाइज कैंसर के ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और बहुत सारा उसका आउटकम प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है आपके पेशेंट के लिए ट्रू हो। So actually Google से we cannot decipher anything. So ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू हुआ है हमारे प्रैक्टिस में कई बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं, वो लोग राइट रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तरह का ब्रेस्ट कैंसर है उनको, और वो आके अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, सही सोर्स को निकालते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये ट्रायल के बारे में पढ़ा है, इस ट्रायल में इनका ये फायदा हुआ है। मैं ये बता दूं, मतलब हर पेशेंट का जो भी पढ़ाई करते हैं लोग गूगल में, सब एक जैसा नहीं करते हैं, ज्यादातर जो आपने बताया है। बट कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, और जब वो सजेशंस लेके आते हैं, कई बार मुझे भी मानना पड़ता है कि आपने तो मेरे से भी ज्यादा रिसर्च किया है, एंड उनको मैं बिल्कुल एडमायर करता हूँ, और उनसे मैं सीख भी लेता हूँ, और उसको जाके मैं क्योंकि वो एक चीज का इतना अच्छा रिसर्च करते हैं। कई लोग तो इतना बढ़िया करते हैं कि जो कल का रिसर्च हुआ है, कल का ट्रायल्स साइंटिफिकली वो लोग लेके आते हैं, उनको जरूर हम लोग एडमायर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप अपनी गाड़ी को इंजन खोल करके गूगल पे पढ़ के इंजन खोल के करना शुरू करेंगे, आप अपना इलाज भी शुरू कर सकते हैं। आप गूगल में सही जगह जाएंगे तो अच्छी तरह से साइकिल का पंक्चर तो क्या, आप हवाई जहाज भी ठीक कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि डॉक्टर्स भी अभी भी अच्छी तरह से फुल समझ में नहीं आए हैं। बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। आप एक दिन में कम से कम अपने डॉक्टर की इज्जत कीजिएगा, उनका जो इन्फॉर्मेशन करते हैं बिल्कुल आप अच्छे तरह से सिंसियरली रिसर्च करते हैं, बिल्कुल आपसे हेल्प करेंगे। बट छोटी छोटी बातों पे आप डॉक्टर पे शक करके अपनी ना जताइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज हम लोग दोनों जल्दी से कमेंट करें, जो एडवाइस आती है अब्रॉड से, मतलब आंटी ने बोला है, मेरे कजिन ने बोला, ये लेटेस्ट रिसर्च है, उसके बारे में डॉक्टर आदित्य आप क्या कहेंगे? सर जो भी एडवाइस आती है एक्चुअली अगर वो किसी स्पेशलिस्ट किसी एक्सपर्ट से आ रही है, सो एक्चुअली मेडिकली वो केस को डिस्कस किया जा सकता है as to what their opinion is on that case, and then maybe if things change in a better way we can change them. लेकिन अगर वो किसी लेमैन से आ रही है, we would again say कि it is not okay to trust somebody जिसने मेडिसिन की कभी पढ़ाई ही नहीं करी है, और वो सिर्फ किसी एक पेशेंट या रिलेटिव का ट्रीटमेंट हुआ था, उसने आउटकम जाना था, इसके बेसिस पे कुछ एडवाइस कर रहा है, फिर वो यूएस में रह रहा है या ऑस्ट्रेलिया में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। राइट, ठीक है। एनीथिंग पीयूष क्विकली यू वांट टू ऐड? So usually it happens sir, that somebody would give a call. So it depends on कि वो अगर learned है personality, कोई medical person है, so definitely I give a ear to that person's advice. I still do listen, and if I don't have an idea, I do go and research about it. Sometimes I become more learned, but usually what happens is the advice which comes is a generalized advice होती है, वो कि एक पर्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ उससे जनरलाइज एडवाइस होती है। सो देन आई बेसिकली मेक की पेशेंट को आई मेक देम अंडरस्टैंड कि जो उनकी डिजीज है उसका आउटकम और उसका ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट है, और जो गाइडलाइंस है दे कैन, आई ऑलवेज एडवाइज देम, यू कैन ऑलवेज गो एंड सी द गाइडलाइंस। मेरी बात सुनने से अच्छा है कि आप खोल के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फाइन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ द क्लैरिफिकेशन। और मेरे को एक और है इस सब के अलावा, कि जब भी आपको एक डाउट होता है कि जो हमें आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है कि वो सही है या नहीं है, आप जानना चाहते हैं, हम लोग पारस में एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। उनको पूरी हमारी समरी
और ट्रीटमेंट प्लान, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान वो देते हैं। और देने के बाद में उन्हें हम रिकमेंड करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप प्लीज टेक अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ रेप्यूटेड oncologist anywhere in India or anywhere in the world, so that they are clear and then their confidence in us is also reinforced. So second opinion के आप बिल्कुल हकदार हैं, अच्छे second opinion, a good second opinion from an oncology team. जाके एक जनरल सर्जन से या जनरल फिजिशियन से जो कैंसर की जानकारी नहीं है उनके सेकंड ओपिनियन लेने से बल्कि इट बिकम वेरी डेंजरस. सो प्लीज टेक सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ रेप्यूटेड कैंसर सेंटर, आप बिल्कुल अपनी शक दूर कर सकते हैं. डॉक्टर आदिति, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैं सब उनको क्लब करता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम पॉजिटिव. पूरे क्वेश्चन रेडिएशन के बारे में है. मैं आपको सवाल बताते जाता हूँ. क्या रेडिएशन पेनफुल होता है? और रेडिएशन के बाद में मुंह का सूखापन काफी दिन रहता है, उसको क्या कर सकते हैं? और क्या दांत खराब हो जाते हैं रेडिएशन से? और उसके बाद में मुंह खुलता नहीं है? तो ऐसे कई सवाल हैं. मेरे ख्याल से ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं शायद रेडिएशन का मुंह के तरफ का है. और दूसरा स्किन काला होता है, ऐसे भी कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में क्विकली आप बता दें रेडिएशन के बारे में. हाँ जी, तो रेडिएशन एक लोकल थेरेपी होती है, यानी कि जहां हम रेडिएशन दे रहे हैं उसका असर उसी एरिया में, उसी अंग में होगा. तो जो मुंह का सूखापन है और मुंह का ना खुलना है, ये सब अगर हेड एंड नेक कैंसर्स यानी कि भौं से लेके अगर गर्दन तक के जो कैंसर्स हैं, अगर उनका रेडिएशन किया जाएगा तो वो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं. रेडिएशन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता. ये जैसे आप सीटी स्कैन कराते हैं उसी तरह की रेडिएशन होती है. देयर आर मोर पावरफुल काइंड ऑफ रेडिएशन. तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता. जिस तरह सीटी स्कैन के लिए मशीन में लेटना होता है, उसी तरह रेडिएशन के लिए भी मशीन में लेटना होता है और आपको पता भी नहीं चलता है रेडिएशन हो जाता है. रेडिएशन के दौरान स्किन का ब्लैकनेस होता है क्योंकि रेडिएशन बाहर से दिया जाता है तो वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता है. उसका कुछ इफेक्ट, कुछ डोज स्किन को भी जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है और वो ब्लैकनेस जैसे न्यू स्किन सेल्स आते हैं धीरे धीरे चली जाती है. जो मुंह का सूखापन है और मुंह खुलने में दिक्कत है, ये भी रेडिएशन के साइड इफेक्ट होते हैं. मुंह का सूखापन रेडिएशन से अगर जो थूक बनाने वाली ग्रंथि है जिसको हम पैरोटिड बोलते हैं, जो मेजर ग्लैंड है, उसको अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डोज गई है तो होता है. काफी हद तक ये भी ट्रांजिएंट टेम्परेरी होता है. रेडिएशन खत्म होने के बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे सेल्स रिकवर करते हैं वो ठीक होने लगता है. लेकिन कुछ पेशेंट्स में 3 महीने, 6 महीने, साल तक भी लग सकता है रिकवरी होने में. उस दौरान क्या कर सकते हैं? मिश्री या इलायची जैसी कोई चीज मुंह में रख सकते हैं टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, थूक ज्यादा बनाने के लिए. दूसरा, आर्टिफिशियल सलाइवा स्प्रेज आते हैं. जैसे आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, ऐसी आर्टिफिशियल सलाइवा स्प्रे होता है. बिकॉज दैट इज अ सप्लीमेंटेशन, बाहर से डालना पड़ता है, तो वो स्प्रे रेगुलर बेसिस पे आपको एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स लेते रहना पड़ेगा जिससे कि मुंह में वो गीलापन बना रहे. जो मुंह खुलने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस होती है, उसके 3 कारण होते हैं. पहला आपका डिजीज है. दूसरा, अगर आपकी सर्जरी हुई है. सो आई थिंक थैंक यू डॉक्टर आदिति. कुछ या राइट हो गया आपका? और कोई क्वेश्चन रहेंगे? सब आई थिंक आपने पूरे क्वेश्चन या एवरीथिंग इज राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सो अभी कुछ सवाल हैं जो कीमोथेरेपी के बारे में मैं जवाब देके फिर हम लोग जनरल क्वेश्चंस में जाएंगे. कीमोथेरेपी के बारे में, क्या इंजेक्शंस की जगह टैबलेट्स नहीं हो सकते हैं? काफी कीमोथेरेपी इंजेक्शन से ही ज्यादा है और कुछ टैबलेट्स भी हैं, पर हर जगह पर हम लोग टैबलेट नहीं दे सकते हैं. कुछ जगह पर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं. 2-3 चीजें और बता दो. टैबलेट कभी कभी हमारे एक गलतफहमी कहीं चाहे एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि टैबलेट लेने से बड़ा आसान होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. वो बिल्कुल गलत है. साइड इफेक्ट कभी कभी टैबलेट्स के भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं. दूसरी चीज, जब हम लोग टैबलेट्स खाते हैं, अंदर जाके कितना दवाई सर्कुलेशन में पहुंचता है, कभी कभी उसके बारे में डाउट होता है कि हर दवाई सर्कुलेशन के बाद में नहीं पहुंच पाती है. इसीलिए इंजेक्शंस कीमोथेरेपी में देते हैं तो 100% सर्कुलेशन में जाता है, उसकी 100 होती है. और दूसरा टैबलेट देंगे, कभी पेशेंट भूल गया, कभी नहीं लिया है, तो बायो अवेलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी कि कितना शरीर में पहुंचता है, कितना फायदा करने के लिए, उसकी एक डाउट होती है. हर एक कैंसर के टैबलेट्स नहीं है, कई टैबलेट्स को हम लोग कर सकते हैं. दूसरा है, क्या कीमोथेरेपी लेने से दर्द होता है? कीमोथेरेपी देने से दर्द नहीं होता है. उसके बाद में कुछ लोगों को जब साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो उस समय सोचते हैं कि ये पेनफुल एक्सपीरियंस है.
वो अलग अलग दवाइयों के अलग अलग रेजिम के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। बेस्ट है कि कीमोथेरेपी काउंसलिंग अपने बारे में जान लीजिएगा। यस, कीमोथेरेपी लेने के बाद में पक्का कि कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको अच्छे तरह से मैनेज करना ही ऑन्कोलॉजी का मैनेजमेंट है। और एक और लास्ट सवाल है कीमोथेरेपी के बारे में कि हमें हमारे कैंसर में कोई टेस्ट है जिससे पता लगाए कि हमारे लिए बेस्ट। कभी कभी बोलते हैं कि कीमोथेरेपी काम करे नहीं करे, कोई ऐसा टेस्ट है जो आजकल बता सकते हैं वो टेस्ट के बाद में कि ये दवाई काम करेगा। अब ये चीज इन्फेक्शंस में लागू है, बैक्टीरिया में लागू है। जब बैक्टीरिया करते हैं कौन से दवाई से ये कौन से एंटीबायोटिक से ये इन्फेक्शन खत्म होगा, ऐसा कैंसर में अभी तक वो स्टेज नहीं आया है। कुछ कुछ जीन्स के टेस्ट करके या कुछ स्पेशल टेस्ट करके क्या दवाई इनमें काम करता है, किस तरह का हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, उसे कहते हैं हम लोग बायोमार्कर्स। उसका टेस्ट लिमिटेड है, कुछ कैंसर्स में करते हैं, कुछ उसमें, वो उससे पता लगता है कि इनको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग कि एक नया कोई टेस्ट ऐसा है, ये नॉर्मल मरीज पूछ रहे हैं। डॉक्टर पीयूष आप भी जवाब दे सकते हैं, डॉक्टर आदित्य आप भी, कि एक नॉर्मल मरीज है, मरीज तो नहीं, नॉर्मल आदमी है, उनको घर में किसी को कैंसर हुआ है, वो जानना चाहते हैं उनको कितने चांसेस हैं होने का। और ऐसे ही एक और लेडी ने पूछा है, मेरे मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद में वो गुजर गई हैं। अब इनको डर लगता है कि कहीं इनको भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो। और ऐसे कोलन कैंसर के बारे में भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि फैमिली कैंसर्स के बारे में एक सवाल है। उसके बाद में हम लोग दूसरे पे आते हैं। डॉक्टर पीयूष प्लीज। सर कुछ कैंसर्स जो हैं वो उनकी फैमिलियल टेंडेंसी होती है होने की, कि वो अगर आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं तो आपको होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, कोलोन का कैंसर हुआ, स्टमक हुआ, प्रोस्टेट हुआ, आपका पैंक्रियाज हुआ। सो बेसिकली इनको रूल आउट करने के कुछ बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस और क्राइटेरिया हैं कि किस एज पे कैंसर हुआ, कितने लोगों को कैंसर हुआ। सो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि रिस्क असेसमेंट देखते हैं कि इनका रिस्क कितना है। प्लस हम जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं उन कंडीशंस में जहां पे हमें स्पेसिफाइड जीन्स हैं कि इन जीन से प्रोपगेशन होता है। सो हम वो टेस्ट एडवाइस करते हैं और उस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम आगे कितना फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन करना है, कितने फ्रीक्वेंट टेस्ट कराने हैं, कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट या थेरेपी है या नहीं है, ये हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। राइट, सो थैंक यू। एंड इसी सिलसिले में मैं आपको सबको बता दूं, एक एक्ट्रेस हैं जो एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली की कहानी अभी हम लोग कभी पढ़ेंगे। वो आई थिंक वन टाइम मैगजीन में उनका बड़ा स्टोरी भी आया था करीब 10-12 साल पहले कि जोली इफेक्ट। उनका क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लिप में बता दूं कि उनकी ग्रैंड मदर को एक तरह का कैंसर था, उनकी मदर को भी एक तरह का कैंसर था। उनमें उनके मदर में एक जीन था जो कि हेरिडिटरी कैंसर करता है। एंजेलिना जोली ने अपना भी टेस्ट कराया, ब्राका टेस्ट 1 और 2। उससे उन्हें ये पता चला है उनको 60-70% चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के। इस समय भी ऐसा कोई दवाई नहीं है इनमें हम दे सके और रिस्क कम करें। कुछ हैं दवाइयां, अभी थोड़े से नए आ रहे हैं, बट उस समय ये दवाइयां रिकमेंड नहीं की गई थी, इतना रिसर्च नहीं था। उस समय एक ही सॉल्यूशन था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर ना हो उसके लिए ब्रेस्ट निकाला जाए, और ओवेरियन कैंसर ना हो उसके लिए ओवरीज निकाला जाए। ये सॉल्यूशन था, उन्होंने ऐसा किया था। यानी कि इसका सॉल्यूशन एक ही चीज निकलता है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स का, अपनी ऑन्कोलॉजी टीम से संपर्क करें और जो भी टेस्ट आपको चाहिए वो करेंगे। अगर मान लीजिए वो कैंसर में वो जीन्स पाए जाते हैं तो उसका टेस्ट हो सकता है, पर जीन्स अगर पाए गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको कैंसर होगा। और दूसरा, जीन्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल अब कैंसर से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसको अच्छी तरह से आपने समझना है। और इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है, किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है या किसी भी तरह का कैंसर है, बहुत लोगों को, ये एक को या दो को तीन को, अपनी चेकअप्स कराइए, अपनी स्क्रीनिंग्स कराइए, ताकि आप है ना कैंसर से बच सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट कुछ हद तक आपको इंडिकेट कर सकती हैं, ये 100% सेफ नहीं है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों का टेस्ट है, कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा है जो कैंसर चेकअप के बारे में। सो डॉक्टर आदित्य आप बताएं, इन्होंने पूछा है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ
और मैंने सुना है कि पेट स्कैन करने से कैंसर है या नहीं पता चलता है, क्या उन्हें पेट स्कैन कराने चाहिए डॉक्टर आदित्य? तो पेट स्कैन बहुत एक स्पेसिफिक टेस्ट है और ये तभी कराते हैं जब हमें कोई ऐसा शक होता है, कोई सिम्टम होता है, कोई डॉक्टर के चेकअप के बाद ऐसा लग रहा होता है कि कोई कैंसर हो सकता है। अगर अननेसेसरीली नॉर्मल लोग कैंसर की स्क्रीनिंग या डिटेक्शन के लिए पेट सीटी कराएंगे तो एक्चुअली कंफ्यूजिंग रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि पेट में बहुत इन्फेक्शंस में भी अपटेक आ सकता है। फिर वो अननेसेसरी एंजाइटी होती है, एक चेन ऑफ इवेंट्स हो जाता है, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती जाती है। सेकेंडली, अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर का चेकअप आपने नहीं कराया है, तो पेट सीटी के दौरान जो दवाई दी जाती है उसका अपना एक रेडिएशन का एक्सपोजर भी होता है। सो जब इंडिकेशन ही नहीं है तो वो एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। तो बिना किसी डॉक्टर के, ऑन्कोलॉजिस्ट के एडवाइस के पेट सीटी कराना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। राइट, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अभी हम लोग के पास में बहुत कम सवाल हैं। एक जो अभी उसका पूरा जवाब हमने शायद नहीं दिया है, उन्होंने पूछा है ऐसा कोई टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट मेरे को करके मैं पता लगा लूं कि मेरे पास में कैंसर है या नहीं है, या मेरे कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू से डॉक्टर पीयूष? सर, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। सो बेसिकली आपके ब्लड में अगर सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं और अब जो नई टेस्ट और डिवाइसेस आ रही हैं उसमें बेसिकली दे कैन डिटेक्ट मच अर्लियर देन कोई सिम्टम आया उससे पहले दे कैन डिटेक्ट। अगर वो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स मिलते हैं सो देन यू कैन हैव एन आइडिया कि ये पेशेंट के कैंसर है, जो अभी करंटली सिम्टोमेटिक या क्लिनिकली डिटेक्टेबल स्टेज में नहीं है। पर ये हर कैंसर के लिए या हर उसके लिए जनरलाइज नहीं है, और अभी इसमें बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं करेंटली। ना तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ना ये बहुत स्पेसिफिक है। राइट, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक इसके बारे में बता दूं, जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स करते हैं, हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो जनरली कैंसर पेशेंट्स में करते हैं। और जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कोलन कैंसर हुआ, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है, स्कैन्स किए, बिल्कुल किसी कंडीशन की बीमारी नहीं है, क्या इनमें पेट स्कैन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल करने से मालूम चलता है कि नहीं, वो एक सवाल है, उसका अभी तक जवाब हमें मिला नहीं है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स उनमें करते हैं जिनमें ऑलरेडी स्प्रेड कैंसर है, वो अगर और बायोप्सी नहीं हो पाएगी तो एक वो तरीका है करने का। दूसरा जो डॉक्टर पीयूष बता रहे थे, स्पेशल टेस्ट, यानी कि एक चीज समझे हम लोग, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि कैंसर होने से पहले हम में कुछ केमिकल चेंजेस जीन्स में होती रहती हैं, वो यूरिन में या ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। उसका क्या केमिकल्स हैं, क्या डीएनए है, क्या आरएनए, जो भी एक्सक्रीट होता है वो यूरिन में होता है, स्टूल में होता है, ब्लड में होता है, उसकी जानकारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ब्लड टेस्ट जर्मनी में और कई जगह हुए हैं जो क्लेम करते हैं एक बार ब्लड टेस्ट करने से आप में कैंसर होगा या नहीं होगा बताएंगे, बट अभी भी बहुत शुरुआत में है। ऐसे एट द मोमेंट कोई प्रूवन ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, फिजिकल चेकअप एंड बाकी टेस्ट से ही कैंसर कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया है। और अभी आई थिंक मेरे ख्याल से कई सब हमने सब कुछ किया हुआ है। एक सवाल मैंने लास्ट के लिए रखा है, वो है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। सॉरी डॉक्टर पीयूष, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सर्जरी करने के बाद में कई बार अंगों में, जैसे खास करके मुंह में आप जो करते हैं, एक्सटेंसिव सर्जरीज करते हैं, उसमें मुंह का पूरा थोड़ा शेप खराब हो जाता है, तो उसके लिए, और कई लोगों का पैर कटता है, कई लोगों का अंग दूसरा होता है, उनके लिए क्या आपके पास में जवाब है? सर बेसिकली हम जब कभी भी सर्जरी करते हैं तो जो टिश्यू आप रिमूव करते हो, जो भी एरिया आप कट करके निकालते हो कैंसर की वजह से, उस एरिया का रिप्लेसमेंट होता है। सो रिप्लेसमेंट कई फॉर्म में होता है। जैसे आप हेड नेक में है, मान लीजिए आपको ऑपरेशन करना पड़ा और जबड़े का इन्वॉल्वमेंट था और जबड़ा निकालना पड़ा। सो कॉस्ट, मरीज की करंट स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, उसकी और बीमारियां क्या है, इन सब पे बेस करके हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमल उनको क्या देना है। तो उसमें एक तो होता है कि हमने कोई जगह से चमड़ी और मांसपेशी ली और घुमा करके हमने वहां पे उसको बना दिया। उसके बहुत सॉलिड ये होता है कि ये जो फ्लैप है ये बहुत सॉलिड होता है, जल्दी से ये जाता नहीं है, लेकिन इसके कॉस्मेटिक रिजल्ट डेफिनेटली ऑन द अंडर साइड है। जबकि दूसरा, अगर आपको हड्डी रिप्लेस करनी है तो पैर से हम हड्डी लेते हैं, पैर से हड्डी लेके उसकी नस यहाँ जोड़ देते हैं।
तो शेप बिल्कुल जैसी है पहले जैसी आ जाती है, लेकिन डेफिनेटली कॉस्ट का एक डिफरेंस है, प्लस साथ में मल्टीपल अदर फैक्टर्स यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कहीं नसें सिकुड़ी हुई ना हो, वो सब चीजों को कंसीडर करके इस चीज को हम करते हैं। दूसरा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि मरीज कहता है कि मेरा पहले ऑपरेशन हुआ है, उस समय मेरी स्थिति नहीं थी लगवाने की, क्या मैं बाद में करवा सकता हूँ? हाँ, आप बाद में जब आपकी स्थिति हो, जब आपका वो ड्यूरेशन निकल जाए जहां बीमारी वापस आने की संभावना है, उसके बाद आप ये सर्जरी प्लान करवा सकते हो और ये सर्जरी तब भी हो सकती है। तीसरा कि लिम्स, तो जैसे आपके कोई बोन का ट्यूमर है, जॉइंट के पास है, आपकी हड्डी निकलनी है, सो उस कंडीशन में पूरा पूरा जॉइंट और हड्डी का रिप्लेसमेंट हो जाता है मेटलिक प्रोस्थेसिस के द्वारा। प्लस अगर मान लीजिए ऐसी बीमारी है जिसमें की संभावना ही नहीं है पैर या हाथ को बचाने की, तो पहली कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम बचा लें पैर या हाथ को जिस हद तक संभव हो, चाहे हमें वेसल को बाईपास करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, हमारी कोशिश ये होती है कि पहले हम लिम्ब को सेव करें। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में लिम्ब सेव नहीं हो रहा है, तो आजकल लिम्ब प्रोस्थेसिस आ गए हैं बहुत अच्छे, जो कि मेटलिक प्रोस्थेसिस होते हैं और जो आपको फंक्शनल रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे फंक्शनल रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो कर्व लेग वाले होते हैं, आजकल तो वो लोग मैराथन दौड़ रहे हैं उसको पहन करके, सो उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो गई है कि आपको वो जो पहले एक फील आती थी कि मेरा ऑर्गन डैमेज हुआ है, वो अब डैमेज वाली फील नहीं आती है। थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत अच्छा से जवाब दिया डॉक्टर पीयूष, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास में लास्ट 2 सवाल हैं, तो पैलिएटिव केयर के बारे में है। डॉक्टर अदिति, पैलिएटिव केयर, कई लोग डर जाते हैं, पैलिएटिव केयर क्या होता है, पैलिएटिव केयर कहाँ है, उसके लिए इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया देंगे? तो पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जो मरीज को तकलीफ हो रही है, हम उस तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीमारी इस स्टेट में है कि हम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इनफैक्ट कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए भी उस कंडीशन में नहीं होता। तो पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल में भी की जा सकती है, पैलिएटिव केयर घर पर भी की जा सकती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो घर पे वो फैसिलिटी आपको अवेल करा देते हैं। अगर लंबे समय तक आप हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं रखना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो घर पे एक डॉक्टर की विजिट भी अरेंज हो सकती है, नर्स भी अरेंज हो सकती है, मॉनिटरिंग मशीन्स भी हो सकती हैं। पेन आप रेगुलर बेसिस पे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पेन किलर्स और बाकी मेडिसिन का सुपरविजन ले सकते हैं। एंड एक्चुअली पैलिएटिव केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी केयर, और इससे हम बच नहीं सकते, और इसको देना और एक्सेप्ट करना और अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के लिए भी। अगर आप प्रॉपर पैलिएटिव केयर अपने पेशेंट को उस टर्मिनल स्टेज में दे पाएंगे, तो एक्चुअली जो सफरिंग पेशेंट को हो रही है और जो दुख उनकी सफरिंग से आपको हो रहा है, वो आप काफी हद तक कम कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ऐसा आपने बहुत अच्छी तरह से पैलिएटिव के बारे में 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। कई बार जैसा आपने बताया है कि पेशेंट्स को स्टेज 4 होने के कारण, एक्सटेंसिव स्टेज 4 होने के कारण उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कई बार पेशेंट की हालत खराब होती है, तो इस समय कोई डेफिनेट एंटी कैंसर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उनको ये राय देते हैं पैलिएटिव के, जो आपको डॉक्टर अदिति ने बताया। साथ ही साथ बाकी फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में प्रोग्नोसिस, उनका क्या होने वाला है, जानकारी कर लें। और बुजुर्ग हैं, उनसे झूठ ना बोलें कि आप ठीक हो जाएंगे। राय हमारी ये है, सबकी अपनी भी राय है, सबको सब अपनी अपनी जगह सही है। जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट ये कहते हैं जो भी पेशेंट हैं उन्हें बताया जाए कि इनको ये बीमारी है और इनकी ये आउटकम होने वाली है, क्योंकि वो समझ जाते हैं। जब इतने बीमार होते हैं पेशेंट को खुद को समझ में आता है कि वो बचने वाले नहीं है। उस समय ये बता दें कि उनको बीमारी ऐसे अंतिम समय आ गया है, हो सकता है कि आप और वो खुल करके बात करेंगे, और ये अच्छी तरह से, थोड़ा पेनफुल तो होता है, कोई डाउट ही नहीं है। जब कोई भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं तो सबके आंसू भर जाते हैं, बट ये सब एक नेचुरल चीज है। उस समय क्या होता है कि अच्छी तरह से बातचीत करके पुरानी बातों को याद करें और आगे क्या करना है उनके बाद में वो भी चीज करें। कोई बुजुर्ग होते हैं, ना कोई विल लिखते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, और एकदम बगैर कंफ्यूजन में हम तो ये करना चाहेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तब बात करेंगे, ठीक होने का समय ही नहीं मिलता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी रह जाती हैं। हमारी सबको राय ये है कि जब भी टर्मिनल केयर में अपने डॉक्टर से खुल करके बात करें, कितना समय है, उस समय रियलिटीज को फेस करके प्लान करें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि वो 65-70 ईयर ओल्ड लेडी वो ये बता दे कि भाई हाँ मेरे बाद में ये करना है।
अभी रिसेंटली एक हमारे लेडी थी, उन्होंने अच्छे तरह से अपनी पूरे फैमिली को समझाया जाने से पहले कि मेरे बाद में ये करना है, और उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने पूरा किया है, उनको सेटिस्फेक्शन एक अच्छा होता है। यही चीज आप सोच लीजिए कि वो बगैर कुछ बताए चले गए, अरे यार उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और जब मौका मिला हमने समझा ही नहीं, हमने बात ही नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, फिलोसफिकल चीजें हैं, ये मेडिकल चीजें नहीं है, और इसको समझने में थोड़ी सी गहराई में जाने से आपको सब समझ में आएगा। रियलिटी को हमने रखना है, और कभी भी मौका मिले इसके बारे में और भी हम लोग बातचीत करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, कई पेशेंट्स लेते हैं होम्योपैथिक, कोई लेते हैं आयुर्वेदिक, कोई देखते हैं कि नहीं जी वो आयुर्वेदिक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एमडी फिजिशियन है, उन्होंने हमें बताया न्यूट्रिशनल थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, डेंड्रेटिक सेल थेरेपी, बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। सो डॉक्टर पीयूष आपसे शुरू करें, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर सबसे बड़ी गलतफहमी जो मैं अपने पेशेंट्स में अक्सर देखता हूँ वो ये है कि सबको ये लगता है कि एलोपैथ ऐसी दवाई है जो पता नहीं कहाँ से आई है और आयुर्वेद नेचुरल है। तो सबसे पहला भ्रम ये दूर करना जरूरी है कि जो भी आ रहा है, चाहे वो एलोपैथ में है, चाहे आयुर्वेद में है, चाहे वो नेचर से आ रहा है। द डिफरेंस ये है एलोपैथ और आयुर्वेद के अंदर, इट्स नॉट कि ब्रांच कोई गलत है, लेकिन हम जो दवाई दे रहे हैं, जो आप कीमोथेरेपी चढ़ा रहे हो, वो वेट, बॉडी हाइट, बॉडी सरफेस एरिया, उसके हिसाब से मॉनिटर करके चढ़ाई जा रही है ताकि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन जो आप एक जड़ ले रहे हो, उस जड़ की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, उसके अंदर सब्सटेंस कितना है टेस्टेड नहीं है, सो आपको नहीं पता कि डोज कब ज्यादा जा रही है कब कम जा रही है। दूसरा, ट्रायल्स, जो भी एलोपैथ है उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च हुई हुई है, बहुत सारी ट्रायल्स हुई हुई हैं। जब सेफ्टी सब कुछ प्रिस्क्राइब हो जाती है उसके बाद वो दवाई मार्केट में आती है, उसके बाद वो दवाई प्रिस्क्राइब होती है, उसके बाद भी सालों तक उस दवाई के ऊपर रिसर्च चलती रहती है, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है। शायद ये अगर वो लोग डेवलप कर लें तो हो सकता है एक समय आए जब हम इस अल्टरनेटिव मेडिसिन को एक्सेप्ट करें। जो मेरे पेशेंट है उनमें आई ऑलवेज एडवाइज कि पैलिएटिव केयर में यस डेफिनेटली इफ दे वांट टू टेक दिस ट्रीटमेंट, आई ऑलवेज टेल देम इट इज मोस्ट वेलकम, बट जब तक क्यूरेबल स्टेट है और अगर हमें पता है कि वी कैन क्योर इट, सो जिस थेरेपी से क्योर संभव है, प्रिस्क्राइब्ड है, बाय ट्रायल्स एविडेंट है, उस थेरेपी को ही चूज करना चाहिए। राइट, थैंक यू। डॉक्टर आदित्य, आप आगे कुछ ऐड करना चाहेंगे? जस्ट वन थिंग कि जैसे डॉक्टर पीयूष कह रहे थे कि हमें मात्रा नहीं पता होती, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, काफी हैवी मेटल्स होते हैं, जिनको लंबे समय तक लेने के बाद ऐसे बहुत पेपर्स रिपोर्टेड हैं कि हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटीज हो गई हैं। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये किस वजह से हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहे हैं। सो कोई भी चीज ऐसी मत लीजिए, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जिससे क्योर हो रहा है वो प्रॉपर्ली उसी तरह से करिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं लास्ट में ये भी बता दूं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है एक एविडेंस बेस्ड होता है, और उसके बाद में एविडेंस बेस्ड होता है। वही चीज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि कितने, और मैंने ये भी देखा है कई लोग जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से बिगड़ जाते हैं वो आके बोलते नहीं है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है एलोपैथिक, वो सब पूरा दुनिया में टाम टाम करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होती। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पीयूष एंड डॉक्टर आदित्य। अभी हम लोग चलते हैं, विद कुछ वीडियो हैं इनके लिए, श्रोता के लिए, एंड आप सब श्रोताओं को, आप कोरोना से सेफ रहें। और हमने कई चीजों के बारे में आज बातचीत किया है, हमें भी अच्छा लगा, आप सवाल भेजते रहते हैं, हमें जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। आगे कुछ भी सवाल होंगे आप जरूर हमें भेजिएगा ईमेल एंड व्हाट्सएप में। आप सबको नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर आदित्य एंड डॉक्टर पीयूष, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।